नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सब साथियों का स्वागत है। जुड़ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आप सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज आ गई है कि जो कोरोना महामारी लंबे समय से आतंक मचाए हुए थी, उस कोरोना महामारी की वैक्सीन भारत में दो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, और वो भी आपातकालीन मंजूरी मिली है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकता। सुप्रभात, राधे राधे, ऐसी भावनाएं आप सब प्रकट कर रहे हो। चलिए आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास की। मेरे दोस्तों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने दिल में जुनून रखिए, क्योंकि आप लोगों को सच्चे दिल से तैयारी करनी है और आगे आने वाले समय में आपको जीत कर दिखाना है, उन ऊंचाइयों पर आपको पहुंचना है। तो ये सब ऊंचाइयां आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जंग में हथियार नहीं जिगरा काम आता है, जिंदगी में पैसा नहीं हुनर काम आता है। तो आपका हुनर जो होगा वही आपको जीवन में आगे लेकर चलेगा। तो हुनर पैदा करिए अपने अंदर। जो बनाए हुए रास्ते हैं उन रास्तों से अलग चलने की तरीके से आप आगे बढ़े, तो निश्चित तौर से अपने मार्ग खुद बनाओगे तो आगे आने वाला समय आपके जीवन में हमेशा प्रगति देने वाला होगा। हाँ जी, प्रणाम सुनील, हंसराज, मनीष, सुप्रिया, आत्माराम, प्रदीप जी, प्रिया जी नमस्कार, अनीता, पूजा, मोनिका, मनीष, मदन जी सबको नमस्कार, संजय, निशु, मनीष, भैरू सिंह, अनीता, सोनी, अंजू, सब साथियों का, रानी, सब साथियों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की आप सब दोस्तों से। और देखिएगा क्या है आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर तो आपको पता ही है, कल से आप चर्चा सुन ही रहे होंगे। पहली खबर आपके सामने मैं जो रखने जा रहा हूं वो है मेरे दोस्तों कि भारत बायोटेक जो है उसकी एक वैक्सीन है। भारत बायोटेक 26,000 प्रतिभागी इसमें टेस्टिंग में शामिल करने जा रहा है, और इसको क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। तो भारत को दो वैक्सीन की क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। भारत को कितनी वैक्सीन की, दो वैक्सीन की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो ये दोनों वैक्सीन, विश्व में एकमात्र ऐसा देश है, भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसकी दो वैक्सीन को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। और कौन सी कंपनी है, भारत बायोटेक है जिसकी एक वैक्सीन है। अगली किसकी है, अगली वैक्सीन कौन सी है, जरा उसके बारे में भी सुनिएगा दोस्तों। वैक्सीन जब आई उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, देश को ट्वीट करके खुशियां प्रकट की या बधाई दी देश के वैज्ञानिकों को जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक भारत बायोटेक की है और एक हमारी जो कंपनी लगातार इस क्षेत्र में काम करती जा रही थी, उन दोनों कंपनियों की, भारत बायोटेक ये एक कंपनी है, इसने भी क्या किया है, अपनी एक वैक्सीन लॉन्च की है। सुकून की तलाश करिए, जरूरतें तो कभी भी खत्म नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन को क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण आ चुका है, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा। देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट जो है, कौन सा इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट जो कहां स्थित है, ये स्थित है प्यारे दोस्तों आपका कहां पर, सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है, कोविशील्ड। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन किसने बनाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। ये सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में क्या है, स्थित है। और ये जानकारी कल किसने दी, तो ये जानकारी दी प्यारे दोस्तों बीजी सोमानी जो है, कौन है, बीजी सोमानी। बीजी सोमानी जो है उन्होंने ये जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। ये बीजी सोमानी जी हैं, इन्होंने ही कल इसके बारे में क्या दी, जानकारी दी। ये आईसीएमआर में है, आईसीएमआर में है, वहां पर इन्होंने इस प्रकार की क्या दी, हाँ जी, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों जो है इन्होंने इस प्रकार की क्या की, वैक्सीन दी। ठीक है, चलिएगा, यहां पर जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी वैक्सीन कौन सी है, जिसका नाम रखा गया कोविशील्ड, और भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम भी आप लोगों को बता दिया मैंने। ये देखिएगा, भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक की कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन है। ये दो जरूर नाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ये किसकी है, कोवैक्सीन तो है भारत बायोटेक की, किसकी है, भारत जो बायोटेक कंपनी है उस भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन है कौन सी, आपकी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसकी है, कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की है।
इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड भी याद रखना है और कोवैक्सीन भी याद रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोशील्ड यानी शील्ड मिली है किसको, सीरम इंस्टीट्यूट को, ये याद रखिएगा बस, कोविशील्ड। और इसके अलावा जो हमारा कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन किसकी है, भारत बायोटेक जो कंपनी है उस भारत बायोटेक कोवैक्सीन है। और दोनों की खास बात यह है कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, यानी स्वदेशी तकनीक पर आधारित कह सकते हो या पूर्णतः स्वदेशी है। ये क्या है, पूर्णतः है, इनको क्या किया गया है, स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है और आपातकालीन मंजूरी इनको प्रदान की गई है। आपातकालीन मंजूरी इनको क्या की गई है, प्रदान की गई, यानी शीघ्र देश में इस प्रकार का काम किया जाए, इसके लिए ये सारी मंजूरियां दोनों कंपनियों को मिली है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की कंपनी है, कौन सी है, कोवैक्सीन इसने बनाई है। और कोविशील्ड जो है वो किसने बनाई है, वो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उसने बनाई है। और तत्कालीन अब जल्द से जल्द इसके टेस्टिंग के काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अंतिम पड़ाव में ये पहुंच चुके हैं और अलग अलग राज्यों को इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी दो वैक्सीन को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। चलिएगा जरा, इसके अलावा देखिएगा, इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद अगली बात सुनिएगा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को क्या मिलेगा, बल मिलेगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कल कहा। इसके बाद यह आत्मनिर्भर भारत के, यह है आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए, हाँ जी, अभी पीछे मोदी जी गए थे, इनसे कहा जल्दी बनाओ, ये सही बात है। मोदी जी ने पिछले दिनों यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, यहाँ का दौरा किया था और उसके बाद लग रहा था कि ये आशा थी कि लगभग महीने 2 महीने में वैक्सीन निश्चित तौर से मिलेगी और वो दिन आ चुका है। ठीक है, हाँ जी मीना जी, प्रभास मीना। चलिएगा, अगली बात जरा सुनिएगा, यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। वे दोनों क्या हैं, मेड इन इंडिया है, ऐसा कहा गया है। हाँ, सहयोग जरूर लिया होगा किसी देश से, लेकिन फिर भी दोनों की जो तकनीक है वो तकनीकें पूर्णतः क्या है, भारत में बनाई गई है। और ये कहा गया है कि ये दोनों मेड इन इंडिया तकनीक पर क्या है, आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात जरा सुनिएगा, क्या है, विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिक और पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये बात भी किसने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही थी। चलिए नेक्स्ट और क्या बात रही, इसके बाद इन्होंने कहा वह है आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु। ये बातें किसने कही, आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसका आधार क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है और सर्वे सन्तु निरामया है। इस प्रकार की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना के साथ हमारी ये जो वैक्सीन आई है ये काम करेगी और पूरे विश्व को स्वस्थ करने में हम कारगर साबित होंगे। ये हमारे बलराम भार्गव जी हैं, महानिदेशक आईसीएमआर के। बलराम भार्गव कौन है, बलराम भार्गव जी हैं। इन्होंने कल इस प्रकार की जानकारी भी दी। बलराम भार्गव क्या है, ये आईसीएमआर जो है ना, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके ये महानिदेशक हैं। क्या है, महानिदेशक है, आईसीएमआर के क्या है, महानिदेशक है। उन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी कि आने वाला भविष्य जो है वो भारत वैक्सीन के मामले में लगातार टेस्टिंग करता जा रहा है और आने वाला कुछ समय है उसमें हो सकता है कि हमें वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना महामारी का जो एहतियात है, जैसे हमारे मास्क लगाने हैं, इसके अलावा डिस्टेंसिंग का पालन है, वो भी हमें साथ साथ करना होगा। और नया जो रूप आया है कोरोना का, उस रूप में भी हमारी जो वैक्सीन है वो क्या होगी, कारगर साबित होगी। तो आईसीएमआर के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, बलराम भार्गव है। बलराम भार्गव जी ने इस प्रकार की जानकारी कल दी कि जल्द ही हम पूरे देश में इस प्रकार की वैक्सीन को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव जो हैं वो वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम उसके आभारी रहेंगे, यानी जो मेडिकल रिसर्च की टीम है, आईसीएमआर की टीम है, देश के विभिन्न वैज्ञानिक जो रात दिन इस काम में जुटे हैं, जो अपने घरों तक भी नहीं गए हैं पिछले इतने दिनों से, तो वो जो वैज्ञानिक इस क्षेत्र में जुटे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका भी धन्यवाद दिया कि देश को
सुखद बनाने में ये काम कर रहे हैं। इसके बाद एक घटना घटित हो रही है हमारे नागालैंड राज्य में। कहां पर? नागालैंड में प्यारे दोस्तों। नागालैंड एक स्टेट है, वहां पर क्या हो रहा है, लगातार एक जगह नागालैंड की कोहिमा के निकट है, जहां पर वायुसेना जो है वो आग लगाने में जुटी हुई है। नागालैंड की एक घाटी है, उस घाटी में क्या लगी हुई है, लगातार कई दिनों से आग लगी हुई है, 2-3 दिन लगातार हो गए। अब वायुसेना जो है वो वायुसेना इस आग को बुझाने में क्या कर रही है, प्रयासरत रही है। इस घाटी में क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है, और उस आग पर काबू पाने के लिए ये कहाँ है, नागालैंड के कोहिमा जो है, उस कोहिमा के नजदीक पड़ती है ये घाटी, वहां पर क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है, उस पर काबू पाया जा रहा है। वायुसेना इसमें क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। चलिए जरा नेक्स्ट देखिएगा क्या है दोस्तों, ये वायुसेना आग बुझाने में लगी हुई है, कोहिमा के निकट लगी है, आग को बुझाने में वायुसेना लगातार अपने प्रयास इसमें कर रही है। चलिएगा जरा, हाँ ठीक है, अगली बात चलिएगा क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने, जिसका नाम है दजोकू घाटी। कौन सी घाटी है, दजोकू घाटी। दजोकू घाटी, दजोकू घाटी कहां पर स्थित है, अगर आपसे यह पूछा जाए आने वाले समय में ऐसा सवाल बन सकता है कि दजोकू घाटी कहां स्थित है, तो यह ध्यान रखना, कोहिमा जो है ना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहां उसके नजदीक है। कहां पर, कोहिमा, नागालैंड जो है उस नागालैंड के नजदीक ये स्थित है। कौन सी, दोजुक घाटी, वहां पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। आग लगने की वजह से ये दोजुकू घाटी जो है कोहिमा के नजदीक है, ये चर्चा में आ चुकी है। चलिएगा जरा, हाँ जी, अगली बात जरा सुनिएगा क्या है यहां पर। इसके बाद कल की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्या हुआ प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ये शिवराज सिंह चौहान जो है, शिवराज सिंह जी चौहान, बीजेपी से सरकार पहले किसकी थी आप सब जानते हो। उसके बाद शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कल क्या किया है, मंत्रिमंडल का क्या किया, मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और 2 नए मंत्री इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए। कितने मंत्री, 2 मंत्री इन्होंने नए शामिल इसमें किए हैं। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यहां आनंदीबेन जो पटेल है, कौन, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये कहां की, मध्य प्रदेश की और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की, एक तो मध्य प्रदेश की और एक उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल है। इन्होंने क्या दिलाए, इन दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 230 सीटें हैं। कहां पर, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो है, कमलनाथ सरकार को गिराकर बाद में क्या बने थे, शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का क्या किया, विस्तार किया। मंत्रियों, 2 नए मंत्री बनाए गए, उन दोनों मंत्रियों को आनंदीबेन पटेल ने कल शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं टोटल। चलिएगा जरा, हाँ, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं इसे, टाइगर स्टेट के नाम से क्या किया सॉरी, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक शहर है प्यारे दोस्तों, इंदौर, 4 बार लगातार, कितनी बार, 4 बार लगातार, 4 बार लगातार ये शहर क्या कर चुका है, स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर चुका है। यानी 4 बार लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रह चुका है, सबसे स्वच्छ शहर लगातार 4 बार इसने ये हासिल किया है, गौरव इसका, ठीक है, हाँ जी। चलिएगा अगली बात सुनिएगा क्या है आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं, यही वापस आ गया बलराम भार्गव जी, महानिदेशक आईसीएमआर की, जो कोवीएक्स जो भारत स्टेज की वैक्सीन है उसके साथ इनकी फोटो दोबारा देख लीजिएगा आप। चलिएगा नेक्स्ट आपका पहला सवाल आ चुका है, वो देखिएगा क्या है आपके सामने। हाँ जी, सिंधिया बेवफा निकले, कमलनाथ को कठिनाई में डाल दिए, सही बात आप कह रहे हो। चलिए पर सवाल पढ़िए, अपना पहला सवाल क्या है आज। साफ सुथरा शहर है इंदौर और बहुत अच्छा शहर है। हाँ, शिवराज सिंह जी चौहान को मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2021 को आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी, यह किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों। संबलपुर का नाम तो आप सब ने सुना होगा, किसका नाम, संभलपुर का, संभलपुर, संभलपुर, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। एक तो आप लोगों को याद होगा 1857 की क्रांति जो थी, उस 1857 की क्रांति में भी संबलपुर आपके सामने चर्चा में आया होगा।
इसके अलावा आप लोगों को दो नीतियां जरूर याद होगी, एक तो गोद निषेध नीति है और एक जो समझौता नीति है अंग्रेजों की। उन नीतियों के तहत भी संबलपुर बहुत ज्यादा चर्चा में आया। संबलपुर है, बगाट है, ये सब क्षेत्र, सतारा है महाराष्ट्र का, ये सारे क्षेत्र जो हैं, अवध है, ये भी उस समय चर्चा में रहा। उस अंग्रेजों के जमाने से भी चर्चा में रहने वाला ये जो संबलपुर है, ये संबलपुर किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। वहां पर क्या किया गया था मेरे दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने 2 जनवरी 2021 को एक नए आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, उसकी क्या रखी है, नए भवन की आधारशिला रखी है। नए भवन की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। आपसे पूछा जा रहा है ये कहां स्थित है। मैं ये सवाल करंट के लिहाज से भी नहीं आपको कह रहा हूं, इतिहास के लिहाज से भी ये संबलपुर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, आपसे पूछा भी जाता है कई बार। तो ये बताइएगा ये संबलपुर कहां स्थित है। जी हां, अभी तक सब गलत जवाब देते जा रहे हैं। चलिएगा सही जवाब कब आएगा। विकास जी गुर्जर आपका एकदम सही जवाब है। हंसराज जी आपका गलत जवाब है। जो हाँ जी, विकास गुर्जर जी आपका एकदम सही जवाब है। हाँ, ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी गई थी, इसकी वर्चुअल माध्यम से इसकी आधारशिला रखी गई। अरे भाई क्या हो चुका है, सब लोगों को मध्य प्रदेश जवाब दे रहे हो। आप लोगों का मध्य प्रदेश जो जवाब है वो गलत है। ये संबलपुर कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। ये संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा जो है यहाँ पर नवीन पटनायक जी, कौन, नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जो यहाँ के क्या हैं प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम क्या किया गया, इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो नया एक आईआईएम है, उस आईआईएम की क्या रखी गई, आधारशिला। अब कितनी अच्छी बात बताता हूं आपको, जरा सुनिएगा। उड़ीसा की ये जो आईआईएम है, इसने देश में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। किसके क्षेत्र में, लड़कियों का जो अनुपात है लड़कों की अपेक्षा, वो 2 सालों से लगातार 2 सेशन ऐसे हैं जहां पर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है लिंगानुपात के मामले में भी। यानी ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ लड़के ही लड़के प्रवेश लेते हैं। 2 सेशन ऐसे रहे हैं इनके, एक तो पिछला सेशन और एक ही लगातार चल रहा है। दोनों सेशन में यहां लड़कियों ने लगातार 49% और 43% इतने एडमिशन लेकर या यहां पर अपना ये रेशियो रखकर एक नया कीर्तिमान इस आईआईएम ने क्या किया है, स्थापित किया है। इसके बाद जरा सुनिएगा, उड़ीसा जो है उसकी राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों, भुवनेश्वर है। क्या है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ से आते हैं। इसके अलावा एक आप लोगों को यहाँ नेशनल पार्क याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है पिछले दिनों। एक तो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व पिछले दिनों ही चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर्यटन की वजह से क्या हो चुका है, उस पर दबाव बढ़ चुका है। और दबाव बढ़ने की वजह से जो केंद्रीय टाइगर रिजर्व की जो टीम है, उसने ये इस उड़ीसा राज्य की सरकार से इस प्रकार का क्या मांगा है, जवाब मांगा है। ठीक है, हाँ जी, चलिएगा ये ध्यान रखना है अपने को कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये चर्चा में रहा है। तो ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। इसके अलावा 2-3 बातें और सुनिएगा आप लोग मेरे दोस्तों। यहाँ से एक नेशनल पार्क और है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कौन सा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क वो भी क्या है, यहाँ स्थित है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां से 2-3 योजना है। एक तो है नुआखाई योजना, एक तो है क्या है, नुआखाई उत्सव है यहाँ का। नुआखाई क्या है, उत्सव है। नुआखाई उत्सव का संबंध कहां से है, ये अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था सवाल, दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया था, नुआखाई उत्सव का संबंध कहां से है, तो उड़ीसा से, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक यहां शुरू किया गया सुमंगल पोर्टल। कौन सा, सुमंगल पोर्टल जो है वो भी कहां से शुरू किया गया, उड़ीसा से शुरू किया गया। इसके अलावा एक गरिमा योजना है मेरे दोस्तों। कौन सी योजना है, गरिमा योजना है। उस गरिमा योजना का भी संबंध कहां से है, उड़ीसा से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 जनवरी को इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया था। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा सतकोसिया यहाँ पर टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नुआखाई उत्सव यहां संबंधित है। सुमंगल पोर्टल का उद्घाटन यहां किया गया। गरिमा योजना का संबंध भी इसी राज्य से है। ठीक है, चलिएगा जरा अगली बात हम करें। अच्छा, उस संबलपुर की बात नहीं कर रहे हैं प्यारे दोस्तों जो ग्वालियर में है, हम बात कर रहे हैं, हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर है यहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। चलिएगा अगली बात करते हैं। हाँ
चलिएगा जी, जीतू जी क्या लिख रहे हो? हाँ, भितरकणिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार के चिल्का झील भी उड़ीसा में है, एकदम सही। कोणार्क मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ स्थित है। भितरकणिका नेशनल पार्क भी यहाँ स्थित है। बहुत सारी जानकारियां हैं, एक एक करके याद करेंगे अपन, तो सारी जानकारियां आपको थोड़ी थोड़ी बता दी है मैंने। चलिए और बात करते हैं। आईआईएम का उद्घाटन किया, अब इसकी इमेज देख लीजिएगा थोड़ी सी, ये देखिएगा आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का क्या किया गया, कैंपस की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये नवीन पटनायक जी आपके सामने है। कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल भी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो आप बताइएगा जरा उड़ीसा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। अब जरा देखिएगा, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 से लेकर के 24 जनवरी 2021 को कहां किया जाएगा? ठीक है जी, संबलपुर एमपी में भी है, एक संबलपुर राजस्थान में भी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरी जानकारी उस सवाल में दी गई है कि हनु बिजानिया जी नमस्कार, मोदी जी ठीक है, योगी जी। हाँ, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? ठीक है सर, रीट में करंट अफेयर्स आता है क्या? अब भैया नया सिलेबस आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है, अभी तक नहीं आता था, ठीक है। हाँ चलिएगा, हाँ जी, संबलपुर बताइएगा। गोवा एकदम सही जवाब आ चुका है मेरे दोस्तों का। यहां पर देखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से कहां तक 24 जनवरी तक आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। एक तो याद रखना 16 से लेकर कितने जनवरी तक, 16 से लेकर 24 जनवरी 2021, जनवरी 2021 तक ये क्या है, प्रस्तावित है। इसके अलावा ये फेस्टिवल जो है वो कौन सा है, 51वें नंबर का, 51वां फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद सावंत गोवा के क्या हैं प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री है। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी जो है ना, भगत सिंह कोश्यारी, ये सवाल पूछ लिया गया है, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र के, और कहां के प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र के और गोवा के वो क्या हैं, राज्यपाल के पद पर विराजमान है। हाँ जी नेहा नमस्कार जी। पणजी, प्रमोद सावंत, भगत सिंह कोश्यारी, ये सवाल आ चुके। 16 से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक 51वां फिल्म फेस्टिवल, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, वह क्या किया जाना है, आयोजित किया जाना है। तो ये कहां आयोजित किया जाएगा? यह है आयोजित किया जाएगा मेरे दोस्तों कहां पर, गोवा में। आप लोगों को बता दिया, और लगातार कई वर्षों से इसका जो आयोजन है वो कहां किया जा रहा है, गोवा में ही किया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रखा है। फिल्म हस्ती से जुड़ी हुई जितनी भी हस्तियां इस कार्यक्रम में क्या लेने वाली है, हिस्सा लेने वाली है, और 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक अभी तक तो ये क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। हाँ जी, हर घर जल परियोजना गोवा की है। जी हाँ एकदम सही बात है, हर घर जल परियोजना जो है वो किसकी है, गोवा सरकार के द्वारा चलाई गई है। प्रमोद सावंत, भगत सिंह कोश्यारी, हर घर जल परियोजना का संबंध भी किस राज्य से है, गोवा राज्य से। गोवा में 2 जिले हैं। एकदम शानदार जानकारी आप सब लोग रखते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, यानी हर घर जल परियोजना, याद रखिएगा, हर घर जल परियोजना, हर घर जल परियोजना, इसका भी संबंध यहां से है, ये भी जरा याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां कितने 2 जिलों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात हम करें, लेकिन मुख्य मुद्दा आपका जो है उससे भटकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात आपके सामने क्या है, कोलार की गुफाओं में चमगादड़ की प्रजाति को बचाने के लिए संरक्षण योजना तैयार की जा रही है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। हाँ जी बेनू सिंह जी, गोवा की विधानसभा में 40 सीटें हैं, और भी बता दो जी। चलिए नेक्स्ट जरा सुनो, यहां पर लिखा है कि कोलार की गुफाओं में चमगादड़ जो है उसकी प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। यह गुफा जो है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, आलोक जी जरूर डाल देंगे। कोलार की गुफाओं में चमगादड़ की प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइएगा ये गुफा किस राज्य में स्थित है? चलिए महाराष्ट्र में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या मेघालय में,
कौन सा ऐसा राज्य है? मेघालय जो है वो अदरक के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। मेघालय किसके लिए प्रसिद्ध है? अदरक के लिए। पूरे देश की अधिकांश अदरक का उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? मेघालय में होता है। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को बता दी, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह क्या है? कोश्यारी हैं, और उद्धव ठाकरे जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के सहयोग से जो सरकार है वो बनी हुई है कहां पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र देश का सबसे धनी जो है वो क्या है? राज्य। सबसे धनी राज्यों की श्रेणी में किसको? ये सवाल आ चुका है एनटीपीसी के पेपर में। एनटीपीसी का पेपर कल मैंने हल करवाया आपको, तो उसमें था सबसे धनी राज्य पूरे देश का कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। और देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है किसको? मुंबई को। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, मुंबई को क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब बच गया आपके सामने यहाँ कौन कौन सा? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक जो राज्य है ना मेरे दोस्तों, कौन सा? कर्नाटक। उस कर्नाटक राज्य में है कोलार की गुफाएं स्थित है। ये कोलार की जो गुफाएं हैं, क्या है ये? कोलार की गुफाएं। ये कोलार की गुफाएं हैं। यहाँ पर जो चमगादड़ अपना होता है, इन चमगादड़ों का यहाँ पर क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। चमगादड़ जो है वही चमगादड़ है प्यारे दोस्तों जिसको क्या नहीं है? दिन में दिखाई नहीं देता है। दिन में क्या नहीं करता? दिन में दिखाई नहीं देता है। ये रात्रि यानी शाम के समय अपने घरों से बाहर निकलता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो चमगादड़। और ये अपनी जो आवाज है वो आवाज इसको वापस आकर इसके कानों में पड़ती है, तभी ये क्या करता है? ठीक है, हाँ, सीएम विधान यहाँ पर क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कर्नाटक में आप लोगों को याद होगा। और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र में भी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तमिलनाडु भी आपके सामने, आंध्र प्रदेश है इसके अलावा, तमिलनाडु में नहीं है। हाँ, शरद पवार जो एनसीपी के हैं उनके सहयोग से भी यहाँ क्या चल रही है? सरकार चल रही है। तो चमगादड़ है, दिन में इसको दिखाई नहीं देता है, और अपनी आवाज को वापस सुनकर, जब आवाज टकराकर वापस इसके कानों में पड़ती है, तभी ये क्या करता है? आगे गति कर पाता है। इसको दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर 288, 48 और 19 क्या है? टोटल सीटें हैं। तो कोलार की गुफाएं कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है कोलार की गुफाएं, इनको जरूर याद रखिएगा। तो अब जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे के सीएम कौन है? पहले तो येदुरप्पा हैं, आप लोगों को जानते होंगे। येदुरप्पा यहाँ के क्या है? येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। येदुरप्पा बहुत प्रसिद्ध है, बीजेपी के हैं। ये भी सरकार को गिराकर, सरकार को, पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार को गिराकर, कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी सॉरी, तो उस सरकार को गिराकर येदुरप्पा जो है वो यहाँ के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। विजय भाईवाला यहाँ के क्या हैं? विजय भाईवाला जो हैं वो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, 3 यहाँ डिप्टी सीएम है प्यारे दोस्तों। क्या है? यहाँ 3 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर स्थित हैं। एक तो है गोविंद कजरोल। ये डिप्टी सीएम का सवाल अभी पूछा गया एनटीपीसी में, इसलिए बता रहा हूं। यहाँ पर है कौन? गोविंद कजरोल है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अश्वत्थ है, और एक आपका लक्ष्मण है। एक क्या है? लक्ष्मण है। ठीक है, ये है अश्वत्थ नारायण है इनका पूरा नाम, अश्वत्थ नारायण। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण सालदी, इसका नाम है लक्ष्मण सालदी, ये है। इसके अलावा यहाँ पर 255 और कितनी? 75। 255 यहाँ विधानसभा की सीट है, और 75 यहाँ पर किसकी है प्यारे दोस्तों? विधान परिषद की सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ 12 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं, और 28 यहाँ किसकी है? लोकसभा की सीटें हैं। ये कर्नाटक के बारे में सारी जानकारी मैंने छाप दी है। ठीक है, चलिएगा। बेंगलुरु यहाँ की क्या है? राजधानी। एकदम सही जवाब है सब साथियों का, बेंगलुरु जो है वो यहाँ की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट जरा एक बार फिर सुन लो, कोलार की गुफाएं क्यों चर्चा में आई है? क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ जो है, उस चमगादड़ का क्या किया जाना है? संरक्षण किया जाना है मेरे दोस्तों। इसके बाद जरा सुनिएगा यहाँ पर क्या है। ठीक है, 225 सीटें ध्यान रखनी है आप लोगों को, 255 नहीं है, 75 यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं। डिप्टी सीएम यहाँ कितने हैं? 3 डिप्टी सीएम है, एक राज्यपाल वजुभाई वाला है। डिप्टी सीएम कौन कौन है यहाँ? क्योंकि डिप्टी सीएम का सवाल पूछा जा रहा है, लगातार ध्यान रखिएगा। डिप्टी सीएम भी कहाँ कहाँ है? गुजरात में डिप्टी सीएम एक है, और इसके अलावा राजस्थान में पहले एक डिप्टी सीएम थे लेकिन अब नहीं है। और केगा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आप लोगों को ध्यान रखना है, केघा वो भी यही है। और कोलवी की गुफाएं जो है वो भी ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पर है 225 और 75। गोविंद कजरोल है, अश्वत्थ है, यहाँ पर लक्ष्मण है,
और चमगादड़ को संरक्षण करने के लिए कोलार की गुफाएं चर्चा में आई है। यहाँ येदुरप्पा जो है वो बीजेपी के हैं, वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है, बेंगलुरु यहाँ की क्या है राजधानी है, और अदरक के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। और सबसे धनी राज्य जो है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। भगत और उद्धव जो है, भगत और क्या है उद्धव का संबंध भी यहां से है। ठीक है, चलिएगा अब अगली जानकारी पर हम बातचीत करना शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारियां ये संबंध में आपको ध्यान रखनी है, सब स्टेट के संबंध में मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या आने वाला है जरा देखिएगा। ये है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाया है, जिनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। एकदम शानदार सवाल आपके लिए है प्यारे दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, एकदम सही बात। चलिए, हाँ, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। कर्नाटक में सोना सबसे अधिक पाया जाता है, कौवा भी यहां पर सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में डिप्टी सीएम हाँ, राजस्थान के डिप्टी सीएम के दिन खराब चल रहे हैं। चलिएगा, पहले डिप्टी सीएम थे, वर्तमान में कोई डिप्टी सीएम यहाँ नहीं है, लेकिन अधिकांश राज्यों में अब डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। संविधान में उनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ राजनीतिक जो सरगर्मियां होती है या राजनीतिक जो संतुलन होता है, उस राजनीतिक संतुलन को ठीक करने के लिए ही डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम जो होती है उनकी हमेशा क्या की जाती है, नियुक्ति क्या की जाती है। उनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। खटपट होती है तो खटपट होते ही उनके पद को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, RS चौहान जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब किसके संबंध में है यहां पर। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है ये वाला। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये 4 न्यायाधीश कौन से हैं, 4 न्यायाधीश जो हैं, 4 न्यायाधीश है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं प्यारे दोस्तों, 4 न्यायाधीश हैं, उनको अलग अलग हाई कोर्ट जो है वहां पर क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो 4 हाई कोर्ट हैं जिनके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक अभी अपन ने बात की ओडिशा की, ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश को बदल दिया गया। इसके अलावा तेलंगाना नहीं, तेलंगाना जो है वो वहां के क्या है, बदल दिए गए। इसके अलावा मेरे दोस्तों तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट है वहां भी बदल दिया। इसके अलावा जो आपके 2 नए यूटीए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनका एक ही हाईकोर्ट है। ये जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कौन सा, जम्मू कश्मीर और जो आप लोगों का क्या है लद्दाख है, उसका हाईकोर्ट एक ही जगह, 2 अलग अलग आपके यूटी बने हैं लेकिन हाईकोर्ट है दोनों का अभी भी क्या है, एक ही है। अब उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु और जम्मू और लद्दाख के जो हाईकोर्ट हैं उनके नए नए जो आपके सामने क्या आ रहे हैं, जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश किन किन को बनाया गया वो अपने को ध्यान रखना है। उड़ीसा के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं प्यारे दोस्तों, वो बनाए गए डॉक्टर एस मुरलीधर को, डॉक्टर एस मुरलीधर को बनाया गया। डॉक्टर एस मुरलीधर को नया ओडिशा का क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अलावा तेलंगाना का हिमा कोहली को बनाया गया। किसको, हिमा कोहली को। ये छाप लेना ढंग से भैया, हिमा कोहली जो है, ये हिमा कोहली तेलंगाना के क्या बनाए गए हैं मेरे दोस्तों, यहां पर हिमा कोहली को मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा तमिलनाडु में संजीव बनर्जी, कौन से, संजीव बनर्जी जो हैं उनको बनाया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों लद्दाख के जो हैं, लद्दाख के बनाए गए हैं पंकज मित्तल को, पंकज मित्तल जो हैं इनको बनाया गया है। मित्तल जो है, पंकज मित्तल जी, इनको इतने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। यहां पर कौन कौन है, अब जरा इनका थोड़ा मिलान कर लीजिएगा मेरे दोस्तों आप यहां से ढंग से। पहले मैंने लिखे हैं ओडिशा के डॉक्टर मुरलीधर हैं, तेलंगाना के हिमा कोहली हैं, तमिलनाडु के संजीव बनर्जी हैं और जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के जो हैं वो पंकज मित्तल साहब हैं। एक काम और किया गया, पहले तेलंगाना के जो थे वो थे प्यारे दोस्तों RS चौहान जी। क्या थे, RS चौहान जी पहले यहाँ के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश हुए थे। उनको यहां से हटाकर कहां भेज दिया, उत्तराखंड भेज दिया। यानी वहां से कहां भेज दिया, इनको उत्तराखंड भेज दिया। RS चौहान साहब को नया नहीं बनाया गया। RS चौहान पहले कहां थे, तेलंगाना थे, इनको अब वर्तमान में कहां भेज दिया गया है, उत्तराखंड भेज दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले एक प्यारे दोस्तों एक और थे, कौन थे, मोहम्मद रफी साहब, मोहम्मद रफी जिनका नाम है क्या है, मोहम्मद रफी, वो नहीं है गाने वाले, मोहम्मद रफी। ये मोहम्मद रफी जो हैं इनको भी कहां भेज दिया गया है, मध्य प्रदेश भेज दिया गया है। कहां पर भेज दिया गया है, मध्य प्रदेश भेज दिया गया है। तो मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया किसका, मोहम्मद रफी साहब का। मोहम्मद रफी साहब का कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ओडिशा से मध्य प्रदेश इन्हें भेज दिया गया। तो ओडिशा से इन्हें कहां भेज दिया, मध्य प्रदेश भेज दिया। अब शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बात क्या है
कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये 4 ऐसे हैं जिनको मुख्य न्यायाधीश बनाया, जो पहले से थे उनकी बात अलग थी। अब पूछा इनमें से कौन से इसमें शामिल नहीं है, तो पहले से RS चौहान साहब तो पहले से थे, इनको अब नहीं बनाया गया। डॉक्टर S मुरलीधर को कहां का बनाया गया, उड़ीसा का बनाया गया। उसके बाद हिमा कोहली जो है उनको तेलंगाना का बनाया गया। फिर उसके बाद है पंकज मित्तल को कहां का बनाया गया, तो पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाईकोर्ट है वहां बनाया गया। इसके अलावा संजीव बनर्जी है, वो भी ध्यान रखिएगा, संजीव बनर्जी को कहां का, तमिलनाडु का बनाया गया। संजीव बनर्जी को कहां का, बनर्जी साहब को कहां का, तमिलनाडु जो हाईकोर्ट है उस तमिलनाडु हाईकोर्ट का क्या बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। RS चौहान साहब पहले तेलंगाना थे, उनका ट्रांसफर करके उत्तराखंड भेज दिया गया है। और मोहम्मद रफी साहब पहले कहाँ थे, मुरलीधर जो उड़ीसा में थे, मोहम्मद रफी साहब उनको कहाँ भेज दिया, मध्य प्रदेश में। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 217, वो आपके राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो हाईकोर्ट जो है उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी क्या करे, वो नियुक्ति करे। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को पावर किस में है, आर्टिकल 217 में ये पावर किसको दिया गया है, तो ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके अलावा जरा सुनिएगा मेरे दोस्तों, और कौन कौन सी बातें आपके संबंध में यहां चर्चा के लिए लाए हैं। तो ये आपको S मुरलीधर का नाम याद करना है, हिमा कोहली का, पंकज मित्तल का और संजीव बनर्जी का। RS चौहान को ट्रांसफर करके उत्तराखंड, मोहम्मद रफी को उड़ीसा से ट्रांसफर करके कहां भेज दिया, मध्य प्रदेश भेज दिया। शायद मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि संविधान के आर्टिकल 217 में इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला सवाल जरा देखिएगा दोस्तों क्या है, यहां पर है, हाल ही में अदन हवाई अड्डे में ब्लास्ट की घटना हुई है। यह कहां पर स्थित है, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अदन जो है प्यारे दोस्तों, इस अदन जो हवाई अड्डा है उस अदन हवाई अड्डे पर क्या हो चुका है, विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। उस विस्फोट की घटनाएं हुई है और ये विस्फोट पहले एक जगह हुआ, वो कई परीक्षा में पूछा, तो ये आने वाले दिनों में परीक्षा में आ सकता है। तो ये अदन हवाई अड्डा कहां स्थित है, वहां पर इस प्रकार के विस्फोट की घटना हुई और विस्फोट के जो कारण है उन कारणों का अभी तक क्या नहीं किया जा सका है, पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये अदन हवाई अड्डा जो है वो प्यारे दोस्तों यमन में स्थित है। कहां पर है, यमन में स्थित है। और ये जो यमन है, ये यमन याद रखना, एक तो सऊदीया जो है ना उसके नजदीक पड़ता है। कहां पर, सऊदीया के साथ इसकी सीमा साझा होती है। लाल सागर जो है वो, लाल सागर इसके साथ सीमा साझा करता है, लाल सागर से इसकी सीमा टच होती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों गल्फ ऑफ अदन जो है ना, कौन सी है, गल्फ ऑफ अदन, उस गल्फ ऑफ अदन के साथ भी इसकी सीमा लगती है। यानी ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के साथ, देश के साथ तो इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा लाल सागर, गल्फ ऑफ अदन जो है वो इसके संपर्क में है, किसके, यमन के। यमन में, यमन का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है अदन हवाई अड्डा। ये अदन हवाई अड्डे पर हाल ही में विस्फोट हुआ है, लेकिन विस्फोट के कारणों का अभी तक क्या नहीं किया जा सका है, पता नहीं लगाया जा सका है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये घटना घटित हुई है अभी, तो आने वाले परीक्षाओं के लिहाज से अदन हवाई अड्डा कहां स्थित है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अदन हवाई अड्डा कहां पर है, यमन में स्थित है। और यमन जो है वो एक अरब देश की श्रेणी में आता है। कौन से, अरब देश कह सकते हो या खाड़ी देश कह सकते हो, अरब देश, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, खाड़ी देश जो हैं, उन खाड़ी देशों में आता है, खाड़ी देशों में आता है। कौन है ये, यमन आपका सऊदी अरब से नजदीक है, लाल सागर से इसकी सीमा लगती है। और गल्फ ऑफ अदन जो है वो भी यहां पर स्थित है। ठीक है, हाँ चलिएगा, टीएमसी के सांसदों ने जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। जी, इसकी भी जानकारी देंगे आप लोगों को समय आने पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में WHO ने निम्न में से किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये देखिएगा, वैश्विक स्तर की जो वैक्सीन है उसकी भी बातचीत कर रहे हैं, पहले से चर्चा में थी, ये आज वाली भारत की आ चुकी है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि WHO जो है उस WHO ने क्या कर दी है, आपातकालीन जो उपयोग है उसको मंजूरी प्रदान दी है। किस वैक्सीन को दी है, एक तो फाइजर कंपनी है, मैंने इस दिन बोल दिया था, पी आगे लगा हुआ था तो एक विद्यार्थी हंस भी रहे थे। तो फाइजर और एक बायोटेक जो कंपनी है, उन दोनों कंपनियों को क्या कर दिया है, आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने, WHO ने। भारत में किसने किया, तो ICMR ने जानकारी दी है। और वैश्विक स्तर पर WHO ने 2 वैक्सीन है, एक का नाम है फाइजर, कौन सी है, एक का फाइजर कंपनी की है और एक दूसरी क्या है, बायोटेक है, एक है बायो एमटेक। ये दोनों ध्यान रखना आपको, इन दोनों को WHO ने क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। अब मुझे
थोड़ी सी बातें आप WHO के बारे में बताओ। ये WHO है, मैं रोजाना पढ़ाता हूं आपको एक बार। तो WHO का मुख्यालय तो मैं बता देता हूं, इसके अलावा आप सिर्फ इसकी स्थापना बताइएगा। आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया, मान लो कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ये बताइएगा कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई थी। हाँ जी, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना कब हुई बताइएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड में क्या स्थित है प्यारे दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है। अब बताइएगा जरा इसकी स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना कब की गई। विश्व में सबसे पहले स्पुतनिक जो है वो कहाँ की है, आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल आ चुका है 7 अप्रैल 1900, ठीक है 7 अप्रैल, अच्छा भी इतने लोग हैं अलग अलग राय देख रहे हैं, ठीक है 7 अप्रैल 1948 एकदम सही जानकारी, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 याद करो इस चीज को। अच्छा, कुछ 24 अक्टूबर यूएनओ में भी फंसे पड़े हैं भैया, कंफ्यूज मत हो रहे। 7 अप्रैल 1948 WHO से संबंधित है, 7 अप्रैल 1948 जो है वो इससे संबंधित है। और आप कुछ लोग जो जवाब दे रहे हैं वो यूएन के संबंध में दे रहे हैं, यूएन की 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। हाल ही में इसके 75 वर्ष जो हैं वो स्थापना के क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों को याद करिएगा। 7 अप्रैल 1948 जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। और आपातकालीन उपयोग जो है उसको इसकी क्या कर दी गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। चलिएगा 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। हाँ, टेड्रोस जो है वो यहाँ पर टेड्रोस, ये इसके टेड्रोस जो हैं वो इसके वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके अलावा भारत से सौम्या स्वामीनाथन है ना, कौन है, सौम्या स्वामीनाथन जो है वो सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में क्या है, भारत की तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, किसमें, WHO में। टेड्रोस जो है वो वर्तमान में यहाँ कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO ने फाइजर और बायोटेक को क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। ये वैश्विक स्तर की बात भी आपको ध्यान रखनी है। जनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 7 अप्रैल 1948, यूएन है वो 24 अक्टूबर 1945 है। इसकी स्थापना को कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी बात अपने कर चुके हैं। चलिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए ये 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है WHO की। इसके बाद चलिए जरा, एग्री हैक्थॉन जो है 2020 का आयोजन कौन कर रहा है, एग्रो हैक्थॉन है एक तरीके का, क्या है, एग्रो हैक्थॉन कह सकते हो, एग्रो हैक्थॉन। ये हैक्थॉन क्या है प्यारे दोस्तों, एक मान लीजिएगा कृषि क्षेत्र में जो उपयोग आने वाले उपकरण है, किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काम आने वाले, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो नवीन तकनीक हो, क्या हो, कोई नई तकनीक हो, कृषि से रिलेटेड होनी चाहिए, कोई भी तकनीक हो सकती है या कोई उपकरण हो सकता है, या कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी नया इनोवेशन हो सकता है। वो इनोवेशन उजागर करने के लिए एक इस प्रकार के सम्मेलन का केंद्र सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके नेतृत्व में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि आयोजन कौन कर रहा है, किसान कल्याण विभाग या AARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या ए व बी दोनों या नन, कौन आयोजन कर रहा है इस एग्रो हैक्थॉन का। और इसका जो उद्घाटन है प्यारे दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है वो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका कर दिया। तो ये एग्रो हैक्थॉन 2020 जो है इसका आयोजन कौन मिलकर कर रहा है, तो किसान कल्याण विभाग है वो भी कर रहा है, इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों ए व बी दोनों, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और किसान कल्याण विभाग जो है, किसान कल्याण विभाग, ये दोनों विभाग मिलकर कृषि के जो नए इनोवेशन हैं उन इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस हैक्थॉन का क्या किया, उद्घाटन किया। क्यों किया जा रहा है, कृषि में आने वाली नई तकनीकें जो हैं वो नए नए लोग इसका इनोवेशन करेंगे, वो देश के सामने उजागर हों, कौन कौन नई इनोवेशन विदेशों में भी काम हो रही है वो भी यहाँ दिखाई जाएगी। तो उस सब क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें चल रही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट जरा सवाल देखिएगा क्या है। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया? एक जिला एक शिल्प अभियान, एक जिला, ये नई अभियान योजना आ चुकी है, आप याद करना इसको। एक जिला एक शिल्प, एक जिला एक शिल्प जो अभियान है या फिर योजना है, इस योजना का संबंध किस से है या ये अभियान कहां चलाया जा रहा है, हाल ही में आपको ये बताना है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप लोगों को मालूम है अशोक गहलोत साहब हैं, यहाँ पर अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र हैं, यहाँ के क्या हैं प्यारे दोस्तों? राजस्थान के गवर्नर हैं। इसके अलावा राजस्थान जो विधानसभा है वहां पर 200 सीटें, राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राजस्थान की राज्यसभा में कितनी? 10 सीटें हैं। जयपुर यहाँ की क्या है? राजधानी और सबसे सुंदर शहर है। सुनियोजित ढंग से बसाया गया ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ शहर कौन सा है? जयपुर है। जयपुर में कच्छावा राजाओं जो है उनका क्या रहा है? कच्छावा राजाओं का क्या रहा है? यहाँ शासन रहा है। यहाँ पर पहले इनकी राजधानी कच्छावा राजाओं की दौसा रही है, दौसाओं के बाद इनकी राजधानी रामगढ़ रही है, रामगढ़ के बाद इन्होंने आमेर को राजधानी बनाया और आमेर के बाद इनकी राजधानी जो है वो कहाँ रही प्यारे दोस्तों? जयपुर रही। ये सब बातें किसके संबंध में? जयपुर के संबंध में। इसे पिंक सिटी के नाम से भी क्या किया जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अल्बर्ट हॉल है। इसके अलावा यहाँ का गढ़ जो है वो जयगढ़ है जो प्रसिद्ध है। जयगढ़ की सुरंग ये कहा जाता है कि दिल्ली तक जाती है। और ये भी याद रखना यहाँ आमेर का एक प्रसिद्ध दुर्ग भी क्या है? स्थित है। चलिए इसके बाद एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, मध्य प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर दी गई है। कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। एक जिला एक शिल्प जो है वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश के। एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है प्यारे दोस्तों? गवर्नर है। ये गवर्नर जो है वो उत्तर प्रदेश की भी है, साथ में अतिरिक्त प्रभार है। एक से अधिक राज्यों का, यानी एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन वेतन उसे जो है वो दोनों राज्य के सम्मिलित रूप से उसे दिया जाएगा। ये दोनों राज्य डिपेंड करेंगे कि कौन सा कितना देगा। शिवराज सिंह जी चौहान याद रखेगा। दो नए यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। दो नए मंत्री इस मंत्रिमंडल में क्या किए गए? शिवराज सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। एक जिला एक शिल्प, यानी जो शिल्प क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए, शिल्प के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर उन लोगों को आगे लाने के लिए उनकी नई जो तकनीक है उनका विकास कैसे किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के एक जिला एक शिल्प योजना जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? उसे शुरुआत की। ठीक है, अब जरा सुनिएगा नेक्स्ट बातें। महाराष्ट्र के बारे में अभी बात होगी, गुजरात के बारे में भी सारी बातें हैं। गुजरात में आप लोगों को पहले भी बता दिया मैंने कि गुजरात में विजय भाई रूपानी जो है वो यहाँ के क्या है? विजय भाई रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नितिन भाई पटेल जो है, नितिन भाई पटेल यहाँ के क्या है? डिप्टी सीएम है। नितिन भाई पटेल यहाँ के डिप्टी सीएम है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद है सबसे बड़ा शहर। अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा सूरत जो है वो भी एक शहर है। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डायमंड पर जो सोने की कलाकृति करना है या फिर उसकी पॉलिश करना है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। और कपड़े के लिए प्रसिद्ध है सूरत शहर, इसके लिए सिल्क सिटी भी से कहा जाता है। ये ताप्ती नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों। किस नदी के? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है ये वाला सूरत शहर आप लोगों का। और इसके अलावा गांधीनगर यहाँ की क्या है? राजधानी है। गांधीनगर यहाँ की क्या है? गांधीनगर राजधानी है। इसके अलावा देश की पहली लिथियम जो है, लिथियम रिफाइनरी जो है वो यहाँ पर क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है? सूरत में लगाया जा रहा है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के संबंध में अगर बात करें तो एक तो है लोथल और एक क्या है? लोथल, एक है धोलावीरा। ये दोनों स्थान, धोलावीरा और लोथल कहाँ पर है? धोलावीरा, ये दोनों भी कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके अलावा एशियाटिक जो शेर है, एशियाटिक शेर, उस एशियाटिक शेर के लिए भी क्या प्रसिद्ध है? यहां पर गिर नेशनल पार्क भी स्थित है। गिर नेशनल पार्क भी यहां पर क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। हाँ जी हाँ, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो भी यहां पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है मोटेरा स्टेडियम,
मोटेरा स्टेडियम जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर है, चोंप में है। दूसरा कहाँ है सर, दूसरा याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में है। राजस्थान जो है यहाँ पर चोंप गांव है, ये कौन सा गांव है, चोंप गांव है। चोंप गांव कहाँ है सर, ये जयपुर में है। और यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है राजस्थान में। आरसीए जो है उसके अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा भी की थी और लगातार इसका काम भी चल रहा है। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके, हाँ, आचार्य देवव्रत गुजरात के क्या हैं, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत जो है, आचार्य देवव्रत गुजरात के क्या हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत बातें हैं, ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी याद करनी है, ठीक है। हाँ, वही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वही स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये वाला। इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, जो हैं वो के सिवान है, उनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब ये कार्यकाल कितने अवधि तक रहेगा, यानी कब तक ये खत्म होगा, इनका कार्यकाल आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा जरा कौन सा होगा। चोमू नहीं है संदीप जी, चौंप गांव है वो, क्या है, चौंप गांव है। नया सवाल आपके सामने आ चुका है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान अब 1 वर्ष उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है पूरा। नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जो है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके एलन मस्क जो हैं, एलन मस्क ये इसके क्या हैं, प्रमुख हैं या सीईओ हैं, ऐसे कह सकते हो। इसरो के जो प्रमुख हैं वो के सिवान है, क्या के सिवान है, ये के सिवान साहब है। इनका कार्यकाल 14 तारीख को समाप्त हो रहा था, 14 जनवरी को। अब इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो 14 जनवरी 2022 जो है उस समय इनका कार्यकाल क्या होगा, समाप्त होगा। 14 जनवरी 2022 को इनका कार्यकाल क्या होगा, समाप्त होगा। 1969 में स्थापना, ठीक है दीपा जी, आपकी बात एकदम सही है। 14 जनवरी 2022 तक इनका क्या रहेगा, कार्यकाल बना रहेगा एकदम। डीआरडीओ जो है वो रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है जी। चलिएगा, हाँ जी, चलिए 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, एकदम सही बात है दीपा जी। हाँ, 1969 में 15 अगस्त के दिन इसकी क्या की गई थी, स्थापना। 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला। इसरो की स्थापना 15 अगस्त के दिन की गई थी। 15 अगस्त के दिन 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी इसरो की। तो अब जरा आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पर बेंगलुरु जो है कर्नाटक जो है बेंगलुरु, वो भी ध्यान रखिएगा इसके संबंध में आप लोग। इसरो जो है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। कर्नाटक का जो जगह है जिसका नाम है बेंगलुरु, वो भी ध्यान रखना है। 14 जनवरी 2022 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये जरूर ध्यान रखना, इसकी स्थापना 15 अगस्त को की गई थी। कब, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। के सिवान जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये सब आप लोग जानते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, हाल ही में किस राज्य ने, मुख्यमंत्री ने डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी डीजी नेस्ट जो है वो एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, डीजी नेस्ट। एक दिन में सारे मोबाइल ऐप और ये जो है नए किस सरकार ने बनाए, किस सरकार ने अपनाए हैं और उनका यूज क्या है, इसकी एक स्पेशल क्लास आपके सामने रखूंगा जिसमें सारे ऐप आ जाएंगे इस प्रकार के। डीजी जो नेस्ट है, ये जो नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, क्या बनाया गया, ये मोबाइल ऐप बनाया गया। ये मोबाइल ऐप किसने बनाया है प्यारे दोस्तों, तो ये पंजाब सरकार ने बनाया। किसने, पंजाब जो सरकार है वहां पर इसको बनाया गया। पंजाब सरकार जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस की सरकार है। अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं प्यारे दोस्तों। इसके अलावा पंजाब जो है यहाँ पर गवर्नर कौन है, पंजाब के गवर्नर याद रखना विजेंद्र पाल बदनौर है, विजेंद्र पाल बदनौर, विजेंद्र पाल जो है, विजेंद्र पाल बदनौर जो हैं यहाँ के क्या हैं, बदनौर, ये यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है।
चलिए, तो इसका सही जवाब आपको आ चुका होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, पंजाब होगा। पंजाब होगा। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, मनोहर लाल खट्टर है, और इसके अलावा जो ओम प्रकाश चौटाला है उसके बेटे कह सकते हो आप लोग, तो जो हैं वो यहाँ के क्या है, डिप्टी सीएम है। बिहार जो है वो नीतीश कुमार जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब बातें आप लोग जानते हो, ठीक है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, ये बात एनटीपीसी के पेपर में पूछी है, कल मैंने ये सवाल आपको करवाया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। हाँ जी, कल पूछा गया था कि हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के हैं, और विजेंद्र पाल बदनौर यहाँ के क्या है, गवर्नर है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। डीजी नेस्ट जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है, ठीक है, यहाँ पर चंडीगढ़ शहर जो है वो अच्छे तरीके से बचा गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जयपुर शहर की तर्ज पर बसाया गया है किसको, चंडीगढ़ शहर को। पहले जयपुर बना, उसके बाद ही चंडीगढ़ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिएगा, हाँ, दुष्यंत कुमार चौटाला जो है वो ओम प्रकाश चौटाला जो है उनका दोनों का संबंध है। ओम प्रकाश चौटाला जो है वो वर्तमान में जेल में है, दुष्यंत कुमार चौटाला उप मुख्यमंत्री है। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में पूछ लिया गया है, ठीक है। हाँ, दुष्यंत कुमार चौटाला, सबका देखो जवाब आ गया तुरंत। चलिएगा, अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है वो देखो। अब है कुछ रिवाइज करने वाली बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, यहां ध्यान करिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऑब्जेक्टिव सवालों में नहीं डाली है, सीधे आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, तो उनको भी जरा रिवाइज करिएगा। ये भी इसी प्रकार की है। हाँ, ग्रिड शैली पर बसा हुआ है चंडीगढ़ जो शहर है वो वाला। हाल ही में आर.के. भदौरिया जो है इसने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के ई गवर्नेंस पोर्टल का क्या किया है, उद्घाटन किया। क्योंकि बहुत सवाल हो जाते हैं तो कुछ सवाल मैं चाहता हूं कि वन लाइनर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं, क्योंकि सब पर विस्तार से चर्चा करनी संभव नहीं होती है। हाल ही में आर.के. भदौरिया जो है इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस पोर्टल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये ध्यान रखिएगा, हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो आर.के. भदौरिया हैं, राकेश कुमार भदौरिया। फिर है पी रवि कुमार को बनाया गया कर्नाटक का मुख्य सचिव। अभी कर्नाटक की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो कर्नाटक जो है उस कर्नाटक के पी रवि कुमार जो है वो मुख्य सचिव बनाए गए। और एनटीपीसी में ऐसा सवाल आ चुका है कि हाल ही में इनको किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए, तो याद रखिएगा पी रवि कुमार जो है, पी रवि कुमार को कहां के, कर्नाटक के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। और राजस्थान के मुख्य सचिव जरूर याद रखिएगा, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, जरा आप लोग बताइएगा कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। इसके बाद है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग ने जो है वो उप चुनाव आयुक्त के पद पर क्या किया है, नियुक्त किया है। तो उप चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया, उमेश सिन्हा को, ठीक है। उमेश सिन्हा जो है इनको इस पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा हैं। और आर्टिकल 324 में इसका पूरा क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, नेक्स्ट बात क्या है, अगली है भारत दिसंबर 2022 तक रहेगा यूएन की सुरक्षा परिषद का सदस्य। ये भी बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक तरीके से रिवाइज आपका हो रहा है। हाँ जी, एकदम सही आया है। आलोक जी आपका सही जवाब आया है, दीपा जी का सही जवाब आया है, डीबी गुप्ता, विकास कुमार गलत जवाब दे रहे हैं। निरंजन कुमार आर्य जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव है। बहुत अच्छा सवाल है, आपका ध्यान रखिएगा। निरंजन कुमार आर्य, निरंजन कुमार जो आर्य हैं, निरंजन कुमार आर्य, ये पहले राज्य के जो दलित मुख्य सचिव कह सकते हो आप लोग इनको, निरंजन कुमार आर्य राजस्थान के पहले ऐसे मुख्य सचिव बनाए गए। भारत जो है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन की कौन सी, सुरक्षा परिषद जो है उसका सदस्य रहेगा। कब तक, दिसंबर 2022 तक। इसके अलावा फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जो है पियरे कार्डिन, इनका 98 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 वर्ष की उम्र में क्या हो रहा है, निधन हो चुका है। नेक्स्ट जरा बात सुनिएगा प्यारे दोस्तों, आपके सामने क्या आने वाली है। अगली बात आपके सामने वैश्विक परिवार, जो उड़ीसा में सरकार में शुरू किया गया वैश्विक परिवार योजना, कोरोना के कारण नहीं होगा, जो 18 से 28 जनवरी जो है 2021 को प्रस्तावित था। यानी वैश्विक परिवार कार्यक्रम था एक, कहां पर, उड़ीसा में उसे आयोजित किया जाना था। वैश्विक परिवार कार्यक्रम वो 18 से लेकर 28 जनवरी तक आयोजित होना था, कहां पर, उड़ीसा में, लेकिन उसको स्थगित कर दिया कोरोना महामारी के कारण। फिर है सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का, सुनीता शर्मा नहीं है प्यारे दोस्तों, ये सुनीत शर्मा जी हैं, इनको रेलवे बोर्ड का क्या बनाया गया, नया चेयरमैन। ये अच्छा सवाल है, सुनीत शर्मा जो है, सुनीत शर्मा, इनको क्या किया गया, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सुनीत शर्मा जो है इनको नया क्या किया गया, यहां पर बनाया गया है।
ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल जरा देखिएगा, यहां पर क्या है, मणिपुर की जूका घाटी जो है, जूका घाटी भी आग लगने की वजह से चर्चा में आए। कौन सी घाटी? मणिपुर की जूका घाटी जो है वो भी चर्चा में आई थी। और नागालैंड की आज मैंने एक घाटी आपको बताई थी, कौन सी? नागालैंड की एक घाटी है, वो भी क्या आई? चर्चा में आई। तो इन दोनों को याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद है माइकल किंडो, 1975 में हॉकी विश्व कप में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और भारत को विजयी बना चुके हैं 1975 के हॉकी विश्व कप में। 73 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है माइकल किंडो का संबंध किससे है? तो माइकल किंडो का संबंध हॉकी से है और विश्व कप 1975 का हॉकी का भारत को जिला चुके हैं और हाल ही में उनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। वैश्विक परिवार कार्यक्रम जो 18 से 28 जनवरी 2021 उड़ीसा में आयोजित होना टल गया है। सुनीत शर्मा जी है वो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बना गए। और जूका घाटी में आग लगने की वजह से चर्चा में है। माइकल किंडो जो है वो हॉकी जो है, माइकल किंडो हॉकी 1975 का विश्व कप भारत को जिला चुके हैं, उनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। नेक्स्ट जरा सवाल सुनिएगा, गोवा के लियोन मेंडोका है 14 वर्ष में भारत के 67वें ग्रांड मास्टर बन चुके हैं। 14 से 9 माह है, गोवा के 17 दिन में यह उपलब्धि इन्होंने क्या की है? हासिल की है। यानी 14, ठीक है, 14 वर्ष 9 माह में इन्होंने ये क्या की है? उपलब्धि हासिल की है। यानी 14 वर्ष 9 माह 17 दिन में उन्होंने ये क्या की है? उपलब्धि हासिल की है। गोवा के हैं कौन? लियोन मेंडोका। जरूर नाम याद रखिएगा, छोटा सा बच्चा है, 14 वर्ष का है, लियोन मेंडोका। ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। इनका संबंध कहां से है? गोवा से है। 2 साल आयुष्मान भारत योजना से दूर रहने के बाद तेलंगाना जो है, राव साहब ने, मैंने कल भी बताया था आपको कि यहां चंद्रशेखर जो राव हैं, चंद्रशेखर राव, वो क्या कर चुके हैं? आयुष्मान भारत योजना जो है उससे 2 साल दूर रहने के बाद क्या कर चुके हैं? 2 साल बाद अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना को शुरू कर चुके हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ क्या किया है? समझौता किया है। यानी फास्टैग कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके साथ मिलकर गूगल पे और आईसीआईसीआई बैंक मिलकर फास्टैग कार्ड को क्या करने वाले हैं? जारी करने वाले हैं। इसके अलावा फास्टैग की अनिवार्यता को 1.5 माह बढ़ाकर अब 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। पहले कहा था कि 1 जनवरी के बाद अगर नेशनल हाईवे को आपको जाना है तो नेशनल हाईवे पर अगर गुजरते हो तो आपके वाहन में फास्टैग होना अनिवार्य है, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है और 15 फरवरी 2021 तक इसे नया कर दिया गया है। यानी आप 15 फरवरी तक इसको बनवा सकते हो। ठीक है, चलिएगा अगली बात जरा सुनते हैं क्या है। अब है राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धौलपुर आरएससी से ओबीसी में 50 नंबर, ठीक है, हो जाएगा। महेंद्र जी चिंता नहीं करिएगा। नया सवाल देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण, कौओं की मौत के कारण चर्चा में है? ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ना प्यारे दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन क्या है? इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा इसके कारण चर्चा में आए और ये वाला वायरस से होने वाला रोग है। किससे? वायरस से होने वाला रोग है एवियन इन्फ्लुएंजा। यहां पर कौओं की क्या हो रही है? बड़ी संख्या में मौत हो रही है। तो ये कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जो इसके लिए चर्चा में? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इन्फ्लुएंजा के कारण, एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण, कौओं की मौत के कारण चर्चा में है? शेखावाटी क्षेत्र, ढूंढार क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हाल ही में चर्चा में आया है कौओं की मौत को लेकर? कौओं की मौत यहां हो चुकी है, किसके कारण? एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हो चुकी है। और एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाला एक प्रकार का रोग है। तो कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, जयपुर का ढूंढार क्षेत्र, सांबर झील। अरे भैया, सांबर झील वाली घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, नई घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट होती है ये क्लास? वह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। यानी कौओं की मौत की वजह से राजस्थान का कौन सा स्थान है जो चर्चा में है? हाँ जी, जो बिहार से हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी जो कर रहे हैं, अब सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा। मैंने इंडिया जीके की बातचीत कर लिया, बहुत सवाल आज आपको कराएं, कम से कम 20 सवाल इंडिया करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से मैंने कराए हैं। अब राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं आपसे बातचीत करना शुरू कर रहा हूं। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो एवियन इन्फ्लुएंजा की मौत के कारण चर्चा में आया है? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र जो है वो हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा एक है कौन सा आपका? बूंदी, और कौन सा है? कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये जो क्षेत्र है झालावाड़,
झालावाड़ और एक है बारां। ये क्षेत्र वर्तमान में यहाँ पर क्या है, चर्चा में है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां वाला जो क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। और एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से यहाँ पर पक्षियों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। इस वजह से ये क्या है, चर्चा में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। यहाँ पर है, देश का पहला 3D मास्क कहाँ बनाया गया है। देश का पहला 3D मास्क कहाँ बनाया गया है, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में। देश का पहला 3D मास्क हाल ही में कहाँ बनाया गया है, तो जयपुर में बनाया गया प्यारे दोस्तों। कहाँ पर, जयपुर में देश का पहला 3D जो है वो मास्क बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। जयपुर जो है वो राज्य की क्या है, राजधानी है, तो इसका सही जवाब होगा जयपुर में 3D मास्क हाल ही में क्या किया गया है, बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। अगला सवाल देखिएगा क्या है, ये रहा, राज्य में एमनेस्टी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है। ये एमनेस्टी जो योजना है राजस्थान में, ये किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो राजस्थान का जो परिवहन विभाग है ना, कौन सा विभाग, राजस्थान परिवहन विभाग। राजस्थान परिवहन विभाग, जिसके मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं। कौन है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं, खाचरियावास ये यहाँ के मुख्य मंत्री हैं इस विभाग के। और ये जोधपुर से संबंध रखते हैं प्यारे दोस्तों। कहां से, ये जरूर याद रखना, जोधपुर से बिलोंग करते हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास। एमनेस्टी योजना जो है इनके नेतृत्व में क्या की गई है, चलाई गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हाँ यहां पर है, एमनेस्टी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो परिवहन विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई है। शिक्षा विभाग में डोटासरा जी हैं, और परिवार कल्याण विभाग और गृह विभाग जो है, ये गृह विभाग आपके सीएम अशोक गहलोत जी के पास में है। चलिएगा नेक्स्ट बात हम करते हैं। अगली आपके सामने बात जो आ रही है वो देखिए, बाड़मेर जिले के किस स्थान को राज्य का नया जिला बनाया जा सकता है। यानी बाड़मेर जिले का एक स्थान है जो एक तहसील है, वर्तमान में क्या है, तहसील है, और उसके जिले बनाए जाने की बातचीत चल रही है और इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो रही है। इस प्रस्ताव पर क्या हो रही है, चर्चा भी हो रही है। तो ये ऐसा स्थान कौन सा है, तो वह स्थान जहां से लूनी नदी, क्या है, लूनी नदी का जो पानी है, लूनी का पानी जहां से आगे खारा हो जाता है, वो स्थान आप सब लोग जानते हो, जहां से आगे पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, लूनी नदी का। और लूनी नदी आधी खारी और आधी मीठी नदी कही जाती है। तो जिस स्थान से इसका पानी जो है वो खारा होता है और अपने यहाँ पर औद्योगिक जो क्षेत्र है उसकी वजह से हमेशा चर्चा में रहता है, तो वो स्थान कौन सा है प्यारे दोस्तों, बालोतरा है। मैंने यहाँ 3 और रह गए, ये दिए नहीं, तो बालोतरा जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। और बाड़मेर जिले में ही जो बालोतरा स्थित है, इसको राज्य का एक नया जिला बनाया जाना है। इसकी प्रस्तावना या इसका जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा अभी हाल ही में क्या की जा रही है, चल रही है। तो बालोतरा को आने वाले समय में एक नया राजस्थान का जिला बना दिया जाए तो इसमें कोई ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि इसके प्रस्ताव पर अभी वर्तमान में क्या हो रही है, चर्चा चल रही है। तो इसका सही स्थान क्या है, बालोतरा कहां पर है, बाड़मेर में, और इसको जिला बनाए जाने के बारे में चर्चा चल रही है। नेक्स्ट जरा से देखिएगा, राज्य के किस स्थान पर भारत फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास प्रस्तावित है। भारत और फ्रांस के, कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि भारत और फ्रांस के बीच में जो है वो एक युद्धाभ्यास होना है। क्या होना है, एक युद्धाभ्यास होना है। और युद्धाभ्यास जो है वो कहां होगा, प्लस इसके साथ इसमें राफेल जो विमान है आपके, कौन से विमान, राफेल विमान जो हमने कहां से खरीदे थे, डसोल्ट एक कंपनी है, कौन सी, डसोल्ट कंपनी से खरीदे थे। ये डसोल्ट कंपनी कहां की है मेरे दोस्तों, ये डसोल्ट कंपनी फ्रांस की है। और हमने यहां से क्या खरीदे थे, राफेल खरीदे थे। इस युद्धाभ्यास में वो राफेल लड़ाकू विमान जो है वो अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे, 2 खेप हमारे यहां पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये सब जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में संबंधित है, और भारत और फ्रांस के संबंध मधुर रहे हैं। और सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ की क्या है, सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने पर खुशी व्यक्ति है, और स्थायी सदस्य बनाने की बार बार पैरवी कौन करता है, फ्रांस करता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के किस स्थान पर ये फ्रांस और भारत के बीच में युद्धाभ्यास जो है, ठीक है, हाँ अतिरिक्त कलेक्टर दे दिया गया है, किसको, बालोतरा को एक अतिरिक्त कलेक्टर का पद भी दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, कौन सा कार्यक्रम, भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास होना है वो कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसकी सही जगह होगी जोधपुर। जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा मेरे दोस्तों, कहां पर, जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होना है जिसमें राफेल लड़ाकू विमान भाग लेंगे वो जोधपुर में आयोजित होगा। अगला सवाल देखिए,
राज्य के करौली जिले की मनीषा राजपूत जो है वो चर्चा में है। उसने एक चोटी है जिस पर तिरंगा फहराया है। कौन सी ऐसी चोटी है जिस पर तिरंगा फहराया है? राज्य के करौली जिले की मनीषा राजपूत ने एक ऐसी चोटी है जिस पर क्या किया है? तिरंगा फहराया है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया और कहां से संबंध है? तो ध्यान रखिएगा, मनीषा जो राजपूत है, कौन? मनीषा राजपूत। इस मनीषा राजपूत का संबंध कहां से? पहली बात तो यह ध्यान रखना, मनीषा राजपूत का संबंध है प्यारे दोस्तों करौली से। कहां से संबंधित है? करौली जिले से संबंधित है। और हाल ही में इसने क्या किया? चंद्रशिला जो है, कौन सी शिला? चंद्रशिला चोटी। चंद्रशिला चोटी, चंद्रशिला चोटी जो है वहां पर क्या किया गया है? तिरंगा इसने फहरा दिया है। यानी विश्व विजयी तिरंगा प्यारा हमारा जो है, उस तिरंगे को इसने क्या कर दिया गया है? फहरा दिया है। कहां पर प्यारे दोस्तों? इसने फहराया है उस तिरंगे को चंद्रशिला चोटी पर। तो चलिए, हाँ जी, चंद्रशिला चोटी, चंद्रशिला चोटी, चंद्रशिला चोटी। ये चंद्रशिला चोटी कहां पर है ये बताओ तो। चलो, चंद्रशिला चोटी कहां पर स्थित है ये बताइएगा। चंद्रशिला चोटी कहां पर है? 400% अर्जुन जी आप जवाब दे रहे हो, बताइए अब ये चंद्रशिला चोटी कहां पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल आप बताइएगा, चंद्रशिला चोटी जो है वो कहां पर स्थित है? चंद्रशिला चोटी कहां पर स्थित है? चंद्रशिला चोटी का जवाब दीजिएगा। मैं देख रहा हूं 128 की जगह 188 वोट मिले हैं यूएन में। एकदम सही जवाब है आपका। हाँ, स्थायी बैनू सिंह जी, 128 की जगह 188 वोट मिले हैं यूएन में स्थायी सदस्यता के तौर पर। ठीक है, चलिएगा, कहाँ पर स्थित है आपकी चंद्रशिला चोटी ये आप बताइएगा। चंद्रशिला जो है वो चोटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड एकदम सही जवाब है मेरे दोस्तों, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके देखते हैं। नया सवाल आपके, तो आपको बता दिया है जो चंद्रशिला है, ये चंद्रशिला चोटी जो है यहां पर इसने तिरंगा फहराया। नेक्स्ट जरा सुनिएगा, राज्य का पहला मास्क बैंक कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में पहला मास्क बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान में पहला मास्क बैंक जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मास्क बैंक का मतलब सुनिएगा आप, यहां पर मास्क अगर आपके पास नहीं है, कई जगह जहां पर ऐसा काम किया जा रहा है, हनुमानगढ़ जैसे जो जगह है वहां भी इस प्रकार के बैंक की स्थापना की गई है। यानी जिस आदमी के पास में मास्क नहीं है वो मास्क ले जा सकता है, और जो मास्क देना चाहता है वो मास्क वहां पर क्या कर सकता है? रख कर आ सकता है। इस प्रकार के मास्क बैंक जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। यानी कोई जरूरतमंद है जिसके पास मास्क नहीं है वो मास्क यहां से उठाकर ले जा सकता है, और जो सक्षम है, जो मास्क दान में देना चाहता है या किसी भी प्रकार की व्यवस्था और करना चाहता है, तो वो मास्क यहां पर क्या कर सकता है? प्रोवाइड करवा सकता है, पहुंचा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के जो बैंक होते हैं वो मास्क बैंक कहलाते हैं। तो राज्य का पहला मास्क बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का पहला बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? बीकानेर में पहला स्थापित किया जा रहा है, बीकानेर में। आपको ध्यान रखना है, बीकानेर से ही हमारे जो हैं संसद में हमारे मंत्री हैं। इसके अलावा एक ध्यान रखना, बीडी कल्ला जी जो हैं, बीडी कल्ला आपके संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला जी जो हैं वो भी कहां से आते हैं? बीकानेर से आते हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो बीकानेर बीडी कल्ला जी का क्षेत्र माना जाता है। अजमेर नहीं है, शायद अजमेर नहीं है, बीकानेर इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? बीकानेर इसका सही जवाब होगा। राज्य का पहला मास्क बैंक जो है वो कहां पर? बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। बीडी कल्ला जी जो है वो बीकानेर से ही क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल सुनिएगा, आपके सामने क्या आने जा रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बीकानेर, अजमेर, अजमेर गलत जवाब है मेरे दोस्तों, बीकानेर ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ जी, बीडी कल्ला जी एकदम सही जवाब। चलिए नाइस, अगला सवाल सुनिएगा क्या आने जा रहा है आपके सामने। यहां पर है नेक्स्ट सवाल, तनु चौधरी ने जयपुर में आयोजित ब्यूटी टैलेंट प्लिट एलिट मिस राजस्थान 2020 में राइजिंग स्टार का खिताब प्राप्त किया है, उनका संबंध कहां से है? ठीक है, हाँ जी, चलिएगा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या है कि तनु चौधरी है, तनु चौधरी का नाम आप सुन लीजिएगा, क्यों चर्चा में आई है तनु चौधरी ये भी बता देते हैं। तनु चौधरी जो है वो जयपुर में आयोजित हुई एक प्रतियोगिता जिसका नाम है ब्यूटी टैलेंट एलिट मिस राजस्थान 2020,
इस प्रतियोगिता में उसने राइजिंग स्टार का क्या प्राप्त किया है, खिताब प्राप्त किया है। तो ये तनु चौधरी जो है वो ब्यूटी में राइजिंग स्टार बनी है, क्या बनी है, राइजिंग स्टार का इसने दर्जा प्राप्त किया, राइजिंग स्टार का पद इन्होंने प्राप्त किया है। अब बताइएगा मुझे, ये राइजिंग स्टार प्राप्त करने वाली तनु चौधरी जो है इसका संबंध कहां से है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जोधपुर से संबंध है इसका। कहां से, जोधपुर में से संबंध है, किसका, जोधपुर से संबंध है तनु चौधरी का। इसने जयपुर में आयोजित होने वाली ब्यूटी टैलेंट एलिट मिस राजस्थान 2020 जो है इसमें राइजिंग स्टार का इसने खिताब क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात सुनो, और क्या है, मायड़ थारो वो पूत कट है, मायड़ थारो वो पूत कट है, एक लिंग जी सरदार कट है। ये गाना आपने सुना होगा, बहुत शानदार है। मायड़ थारो पूत कट है वो एक लिंग सरदार कट है। इस प्रकार की बातें आपने सुनी होगी राजस्थान के संबंध में, बहुत शानदार गाना है ये वाला। तो एडो मारो राजस्थान, ये जो कविताएं हैं इन कविताओं के रचनाकार कौन है, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, कन्हैयालाल सेठिया, माधव अदरक, नारायण दत्त, विष्णु कुमार। मायड़ थारो पूत कट है वो एक लिंग सरदार कट है, इस प्रकार की कविताएं, ओजस्वी कविताएं हैं ये। एडो मारो पूत राजस्थान कविताओं के रचनाकार जिनका हाल ही में निधन हो चुका है वो कौन है बताइएगा, जिनका नाम क्या है, चलिएगा। हाँ जी, ठीक है, वाह जी वाह वाह अरे वाह भाई वाह, कन्हैयालाल सेठिया जवाब दे रहे हैं सब लोग, लेकिन ये गलत जवाब है आप लोगों का। हाँ जी, सीताराम जी एकदम सही जवाब आया आपका, ठीक है। हाँ, राजमल जी आपका भी एकदम सही जवाब है, बाकी सब गलत जवाब दे रहे हैं, अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया। चोखा गाया जी, चलिए, हाँ बहुत प्रसिद्ध है, आप भी सुनिएगा, बहुत शानदार गाना है ये एकलिंग जी वाला। तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों माधव दरक जो हैं, माधव दरक जी, इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और मायड़ थारो पूत कट है वो एकलिंग सरदार कट है, मारो राजस्थान, एड़ो मारो राजस्थान, ये जो कविताएं हैं इन कविताओं की रचना करने वाले माधव दरक जी का वर्तमान में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अगला सवाल, सांचू बीकानेर गांव चर्चा में आया है, क्यों चर्चा में आया ये सांचू गांव बीकानेर का, आपको ये बताना है। पक्षियों की मृत्यु के कारण, टूरिस्ट स्पॉट के कारण, ए व बी दोनों के कारण, और प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण, बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है ना प्यारे दोस्तों, कौन सी, शहरी, सॉरी यार ध्यान रखिएगा, शहरी, उसमें 3 राज्यों को प्रदान किया गया स्थान। पहला स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, और एक स्थान मिला है किसको, आंध्र प्रदेश को, और एक स्थान किसको, उड़ीसा को भी मिला है, मध्य प्रदेश को, किसको, मध्य प्रदेश को एक स्थान दिया गया है, मध्य प्रदेश को, यहां पर ध्यान रखिएगा। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किसको दिया गया है, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किसको दिया गया, तो त्रिपुरा को दिया गया है, त्रिपुरा को, पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा को यह स्थान दिया गया है। तो टूरिस्ट स्पॉट की वजह से जो सांचू गांव है बीकानेर का, ये क्या आया है, चर्चा में आया है। टूरिस्ट स्पॉट जो है इसकी वजह से ये गांव क्या है, चर्चा में आया है। दोई दोई पाता मेहंदी रा तोड़िया, लिख लिख मांड्या हाथ डगमग बैंडी मेला। हाँ जी, चलो अगला सवाल जरा सुनिएगा, अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, यहां ध्यान रखिएगा। टूरिस्ट स्पॉट की वजह से नया टूरिस्ट स्पॉट खोजा गया, सांचू गांव का है, बीकानेर का है, और इस टूरिस्ट के लिए इसे क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी, यहां पर लिखा है मैंने, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके लिए 3 राज्यों को क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात हम करें, अगला सवाल आपके सामने। अब कुछ रिवाइज भी आप लोगों को राजस्थान के संबंध में मैं कराता हूं जल्दी जल्दी। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया। ये जरूर याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना में 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपए कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम को लागू करने वाला राजस्थान छठा राज्य बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको लागू करने वाला जो है वो राजस्थान क्या बन चुका है, छठा राज्य बन चुका है। जालोर से संबंध है, 4 बार के सांसद रह चुके पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आपसे यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पूरे भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे बूटा सिंह, कौन, बूटा सिंह, पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे बूटा सिंह, उनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और ये 4 बार क्या है, 4 बार सांसद रह चुके हैं, कहां से, जालोर से सांसद रह चुके हैं, कहां से, जालोर से। ग्रेनाइट सिटी जिसको जानते हैं अपन, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं, वहां से 4 बार ये सांसद रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पूर्व में
केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। तो बूटा सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, ये बूटा सिंह का हाल ही में निधन हो चुका है। प्यारे दोस्तों, बहुत खतरनाक जानकारियां आज आप लोगों को दी गई है और अब मैं इस क्लास के अंत तक पहुंच चुका हूं। तो जो बाकी बातें बच गई है उनकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाती है तो फिर आप लोग परेशान होते हो, जानकारियां बहुत हैं। तो एनटीपीसी के पेपर बच गए, वो भी आपको करवाने हैं। इसके अलावा एक आर्मी जीडी का पेपर हुआ दिसंबर 27-28 तारीख को, उसके भी कुछ अच्छे सवाल आए थे, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 4 बार जालोर से ये सांसद रहे हैं बूटा सिंह, इनका निधन हुआ है। तो ये निधन भी हमारे लिए दुख की खबर है। चलिए नेक्स्ट बात हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहें, आनंदित रहें। कुछ नई जानकारी और कुछ नए तथ्यों के साथ अगली क्लास में फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपको नए सवालों के साथ जोड़ेंगे। तो बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगली क्लास में कुछ बातचीत आपसे फिर करने वाले हैं। तो आप आनंदित रहिएगा, अपने घरों में खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिएगा, खुद का ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए बताइए, जल्दी से 2 मिनट आपसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद विदा लेते हैं आपसे। सर क्लास 5 बजे शुरू कीजिए। अच्छा 5 बजे शुरू कर देंगे भाई, 1-2 दिन और रुको, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़े दिन रुकिएगा आप लोग, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, बाय, नमस्कार, छुट्टी होगी जी। टन टन घंटी बज चुकी है। आपसे अगली क्लास में ही मुलाकात हो पाएगी। बूटा सिंह का संबंध कहाँ से है, जालोर से संबंधित रहे हैं, आपको बता दी ये बात मैंने। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, कुछ नई जानकारी नए तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू।